गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 64 टेस्ट हो गए हैं वैसे तो, लेकिन जो 63 नंबर का टेस्ट था अपना यूपीवीएससी वाली सीरीज़ में, वो करंट अफेयर्स का था। उसमें 50 प्रश्न हमने कवर किए थे। अब हम इसमें कवर करेंगे 51 से लेकर 80 तक। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 63 के बाद तो 64 भी आ गया है। वो उसमें जीएस के प्रश्न हैं 30 इंपॉर्टेंट, और ये जो टेस्ट नंबर होने वाला है वो 65 होने वाला है। 51 से लेकर 80 प्रश्नों तक कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, पूरे साल भर की करंट अफेयर्स हम लगभग कवर कर देंगे कुछ ही दिनों में। इम्पॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी का हो, किसी और स्टेट का हो, यूपी टीजीटी का हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। रेलवे का एग्ज़ाम है। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न है, यानी 51 नंबर का प्रश्न है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर, या डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार, या ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। देखिए, नवंबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड भी लिखा आ सकता है, तो सी है इसका आंसर। एक ही बात है ना। देखिए, नवंबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो समावेशी विकास की दिशा में उनके प्रयासों को मान्यता देता है। यह जो पुरस्कार है वो वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अच्छा, वर्ष 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो डी में है ना ऑप्शन, तो वो भी, लेकिन यूएसए का पूछा है तो बी है आंसर। ठीक है, वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस प्राइज़ या वैश्विक शांति पुरस्कार। यूएसए का है ये, और ये वाला जो है वो नाइजीरिया का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये दोनों मिले। ठीक है, और भी मिले हैं इनके अतिरिक्त। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, छोटा सा अमाउंट है, पूरे साल भर के लिए इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 जारी की? ठीक है, बच्चों की जो रिपोर्ट है उनके लिए जो संगठन है वो यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ कहाँ पर है? बी में है। बी है इसका आंसर। देखिए, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की थी, जो वर्ष 2050 तक बच्चों के भविष्य को आकार देने वाली शक्तियों और प्रवृत्तियों की जांच करती है। अब इसी से रिलेट करता हुआ, इसी रिपोर्ट से रिलेट करता हुआ अगला प्रश्न क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2050 तक किस देश में सबसे अधिक बाल जनसंख्या होने की उम्मीद है या संभावना है? उस देश का नाम भारत ही है। बी है इसका आंसर। देखिए, बाल जनसंख्या की बात करें तो वर्ष 2050 तक भारत में सबसे अधिक बाल जनसंख्या होने की संभावना है, जो लगभग 350 मिलियन होगी, जो वैश्विक कुल जनसंख्या का 50% होगी। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत, उसके बाद चीन,
नाइजीरिया और पाकिस्तान में विश्व की 1/3 से अधिक बाल जनसंख्या होगी? तो भारत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी रिपोर्ट से रिलेट करता हुआ है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 2.3 बिलियन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 बिलियन स्थिर होने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम और मध्य अफ्रीका में बाल जनसंख्या बढ़ेगी। 55वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा था? ये भारत था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, भारत था। 15.7% की वृद्धि, विश्व में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में बारबाडोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस नाम है इसमें एडेड, तो करेक्ट आसानी से हो जाएगा। ये ए है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। याद रखने में आसान है क्योंकि नाम इंक्लूडेड है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। बी है इसका आंसर। देखिए, विपो का जो पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WTO का भी, हाँ, WHO का भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये क्या प्रश्न है इतना बड़ा सा? देखिए, कॉपीराइट रिसर्च द्वारा जारी की गई, क्या जारी की गई, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में अगस्त 2025 में दुनिया भर के शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक को अपनाने और लागू करने में उनकी प्रगति के आधार पर रैंक किया गया था। ठीक है, भारतीय शहरों में से एक शहर को देश के अग्रणी AI केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है और वैश्विक स्तर पर उसने 26वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को देश के शीर्ष AI केंद्र के रूप में स्थान दिया गया था? तो सब कुछ प्रश्न में ही आ गया, एक्सप्लेनेशन में खाली वो शब्द उस शहर का अपने को नाम ढूंढना है। मुंबई, कोलकाता, नोएडा या बेंगलुरु, क्या है इसका आंसर? क्या हो सकता है? देश का अग्रणी AI केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है किस शहर को, और वैश्विक स्तर पर वो 26वां है। वो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। देखिए, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को भारत का अग्रणी AI केंद्र के रूप में स्थान दिया गया है और वैश्विक स्तर पर इसे स्थान मिला है 26वां। ठीक है, अगर विश्व के शीर्ष 5 AI शहर आपसे पूछ ले तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरा सियोल है, तीसरा बीजिंग। शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो पहला ही इंपॉर्टेंट उसी से बन जाएगा प्रश्न आया तो। चौथा दुबई है और 5वां सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किस शहर ने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर है या प्रथम स्थान पर है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है टोक्यो जापान का, चौथा है पेरिस का फ्रांस। सारे कैपिटल हैं ये। देखिए, लंदन ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में अपना पहला स्थान बनाए रखा। ठीक है, इससे पहले ही था ये पिछले साल। उसके बाद न्यूयॉर्क दूसरा, टोक्यो तीसरा, चौथा पेरिस और सिंगापुर का 5वां स्थान है।
हाल ही में जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन ने 2024 के लिए अपना वार्षिक ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी किया। ठीक है। और मुंबई मुंबई जो है भारत का एकमात्र शहर है जो 48वें स्थान पर है। मज़े की बात यह है कि सूचकांक में अंतिम है, क्योंकि 2024 में इस सूचकांक में 38 शहरों को ही शामिल किया गया था। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, जिसमें मिलेंगे आपको पीडीएफ में फुल टेस्ट। बहुत सारे लोग वीडियोस से नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, वो प्रिंट निकाल कर पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये जो सीरीज़ है वो उपलब्ध है। 60वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ठीक है, फुल फॉर्म है इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या इस तरह से सीधा आसान तरीका 29वां कोप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है अजरबैजान में। ठीक है, COP29 अजरबैजान के बाकू में। तो बाकू भी आ सकता है, अजरबैजान, याद रखिएगा, दोनों को सी है इसका आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का प्रयोग किया गया है ताकि मनुस्मृति में आपके मतलब मस्तिष्क की स्मृति में आपके जो है चित्रात्मक रूप से लंबे समय तक याद रहे। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। ये तो 29वां, अगर 30वां पूछ ले तो 30वां कहाँ होगा? COP30 कहाँ आयोजित होगा 2025 में? इमेज में दिख रहा होगा आपको, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील 2025 ब्राज़ील में होगा 2025 वाला, बेलेम। और इसी साल होने वाला है नवंबर दिसंबर में, मतलब 2 महीने रह गए, 2 ढाई महीने, 3 महीने। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित होगा। तो 29वां बाकू में, अगला होगा ब्राज़ील के बेलेम में। अगला प्रश्न क्या निकलता है कि गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गुयाना और डोमिनिका दोनों में सम्मानित किए गए हैं मोदी जी। तो गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसका नाम है द पावर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। द पावर ऑफ एक्सीलेंस को हटा दीजिए, द लीजन ऑफ एक्सीलेंस को हटा दीजिए। ये हैं डोमिनिक गुयाना में और ये हैं डोमिनिका में सम्मान लेते हुए। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना और डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। तो जिनमें देशों का नाम है वो तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ये BPSC में पूछा गया था अभी प्रश्न परसों। G20 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। बी है इसका आंसर। देखिए, नवंबर 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। ठीक है, उत्तर वही रहेगा, रियो डी जेनेरियो। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर केंद्रित था। अच्छा, अगला वाला पूछ ले तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जोहानसबर्ग में। सब याद रखिएगा, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। देखिए, नवंबर 2025 में यानी 2 महीने के बाद G20 20वां है ये। ठीक है, 19वां हो चुका है।
20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। G20 शिखर सम्मेलन यानी राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन के बारे में सही कथन है। यह कनानास्किस कनाडा में आयोजित हुआ और G7 का यह 51वां सम्मेलन था। करेक्ट है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, G7 कनानास्किस 2025। देखिए, वर्ष 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है 51वां संस्करण था ये। ठीक है, ये कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में 15 से 17 जून को आयोजित हुआ 2025 में। तो कनाडा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। शामिल सदस्य जो इसके मेंबर हैं G7 के, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके और यूएसए। 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें प्रतिनिधि रहा यूरोपियन यूनियन। और जो बाहर के आउटरीच रहे, बाहरी देश जो इसमें शामिल हुए विशेष अतिथि के तौर पर, भारत इसमें शामिल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, मैक्सिको शामिल हुआ, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन भी शामिल हुआ। अब आ जाइए, अगला प्रश्न है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में सही कथन है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसकी थीम अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना थी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, करेक्ट है पहला, और थीम भी इसकी ठीक है, दोनों के दोनों ठीक हैं। सी है इसका आंसर। तो 17वां ब्रिक्स भी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में और G20 शिखर सम्मेलन भी 2024 का ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसकी थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। अंग्रेजी में है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये तो हो गया 17वां जो 24 में हुआ था। अगर पिछले वर्ष का पूछ ले तो वो तो हो गया 17वां जो 25 में हुआ था। इस बार पिछले वर्ष का पूछ ले तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रूस के कजान में, भी है इसका आंसर। पहले भी कई एग्जाम में बना था ये प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, येकातेरिनबर्ग में, पहला 2009 में। अब 18वां पूछ ले तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा 2026 वाला? ठीक है, ये होने वाला है भारत की अध्यक्षता में होने वाला है। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत जो है वर्ष 2026 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह जिम्मेदारी ब्राज़ील से भारत को मिलेगी 1 जनवरी 2026 को। अभी तक तो ब्राज़ील ही है ना। 71वां प्रश्न है, जुलाई 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चलेगी, 4 5 6 7 प्रश्न इंपॉर्टेंट आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार हैं 2024-25 के। ठीक है, जो भी प्रदान किए गए हैं 16 जुलाई 2025 को। तो कहाँ आयोजित किए गए? ये प्रदान किए गए नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 प्रदान किए। और कौन सा संस्करण था ये? 9वां संस्करण था। अब इसी से रिलेट करते हुए आ जाइए, 6 7 प्रश्न मिलेंगे आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में शहरों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? शहरों का वर्गीकरण किया गया है 5 श्रेणियों में। ठीक है, सी है इसका आंसर।
देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में शहरों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्या बॉक्स है ये, इसको हटाते हैं पहले, क्योंकि इसने जो है बैक फ़ॉन्ट छुपा दिए हैं। चलिए, तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में शहरों को कितनी श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी हैं वो 5 श्रेणियाँ? देखिए, सबसे छोटी श्रेणी है बहुत छोटे शहर, यानी 20,000 की आबादी वाले। उसके बाद छोटे शहर 20,000 से 50,000 की आबादी वाले, फिर मध्यम शहर 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले, फिर बड़े शहर 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले, फिर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। ठीक है, तो प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा या यहाँ से बनेगा? यहाँ से बनने की उम्मीद ना के बराबर है। तो अपने को जो फोकस करना है वो चौथे और 5वें पर करना है। ठीक है, तो आ जाइए फिर 73वां प्रश्न क्या कहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में सही है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी। सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज है या हरिद्वार है? प्रयागराज ही है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। चूँकि रिलेट करते हुए प्रश्न है, तो अगर इस तरह के होंगे तो वो सही ही होंगे, क्योंकि याद करवाना है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, स्वच्छ महाकुंभ 2025 की विशेष पहल के लिए सम्मान मिला प्रयागराज को। महाकुंभ 2025 के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज ही है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी। अगला प्रश्न क्या कहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? देखिए, इसमें 2 कैटेगरी बना रखी हैं। ठीक है, ऊपर जो देखा 5 श्रेणियाँ, जो वर्गीकरण है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है, इसमें 2 कैटेगरी हैं। आपको एक इमेज मिलेगा आगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा फंडा। एक है सुपर स्वच्छ लीग शहर। सुपर स्वच्छ लीग शहर और स्वच्छ शहर दोनों अलग हैं ये। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग में कई सालों से जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है सबसे स्वच्छ शहर के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है, दूसरा स्थान है गुजरात के सूरत का इस बार, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का नवी मुंबई, और चौथा स्थान है विजयवाड़ा। तो ए है इसका आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज को देखिए ज़रा अच्छे से। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ 2024-25 और स्वच्छ शहर। ठीक है, जो 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज में हमने ऊपर देखे थे। अब जो प्रश्न बनेगा ना, आ गया होगा एक ही फ्रेम में। देखिए, सुपर स्वच्छ लीग में सबसे पहले देखिए मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। उसके बाद देखिए 3 से 10 लाख, 50,000 से 3 लाख, 20,000 से 50,000, और लेस देन 20,000, 20,000 या उससे कम। तो 5-5 कैटेगरी यहाँ पर भी हैं। ठीक है, वो अपना सही है। 5 कैटेगरी स्वच्छ शहर में है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको। ठीक है, 5 कैटेगरी जो हैं वो स्वच्छ शहर में है, और 5 ही कैटेगरी सुपर स्वच्छ लीग में है। प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा सुपर स्वच्छ लीग से ही है। ठीक है, और वहाँ से बनेगी जहाँ से उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला होगा या शहर होगा। जैसे कि यहाँ देखिए तीसरा स्थान है लखनऊ का, किसमें, मोर देन 10 लाख, 10 लाख से अधिक आबादी में सुपर स्वच्छ शहर में लखनऊ कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और कहीं भी यूपी का कोई नहीं है। बाकी अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी का कोई रख देगा। अब यहाँ पर आ जाइए, सुपर स्वच्छ लीग में देखिए 2024-25 में जो है मोर देन 10 लाख में इंदौर कई सालों से प्रथम स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरा, विजयवाड़ा चौथा। ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख भी लिया आपने ने। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है 3 लाख से 10 लाख में। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है ना, वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ है,
उसके बाद मैसूर है, मैसूर के बाद उज्जैन है, उज्जैन के बाद गांधीनगर है। ठीक है। अब 50,000 से 3 लाख की कैटेगरी में पहले स्थान पर है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। 20 से 50,000 में विट्टा है और 20,000 से कम है पंचगनी। लेकिन प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ तक इन 2 कैटेगरी से बन जाएगा, 2 श्रेणियों से बन जाएगा। यहाँ पर आ जाइए। ये तो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ हो गई। स्वच्छ शहर अगर पूछ ले 10 लाख से अधिक आबादी में, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जो है वो प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का भोपाल दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वो तीसरे स्थान पर है। एक प्रश्न यहाँ से निकलेगा, स्वच्छ शहर में 10 लाख से अधिक आबादी में लखनऊ कौन सा स्थान? तीसरे स्थान पर है। और 3 लाख से 10 लाख की आबादी में सबसे स्वच्छ यूपी का नोएडा। बाकी सुपर स्वच्छ लीग में सबसे ज़्यादा स्वच्छ इंदौर, अगर इंदौर ना दे तो सूरत है, सूरत ना दे तो नवी मुंबई और उसके बाद विजयवाड़ा। बाकी देख लीजिए सबको एक बार। ये सारे का सारा जो डेटा है वो पीआईबी का है, ऑथेंटिक है एकदम। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? देखिए पहले वाले फोटो के ऊपर कौन सा प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश का नोएडा। दूसरा कौन सा था? चंडीगढ़। देखिए 3 से 10 लाख यानी श्रेणी 2 में नोएडा प्रथम स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरा, मैसूर तीसरा और मध्य प्रदेश का उज्जैन चौथा। और क्या प्रश्न है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी यानी मोर देन 10 लाख श्रेणी में स्वच्छ शहर के रूप में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कौन सी रैंक मिली थी? तो लखनऊ कहाँ था? यहाँ था लखनऊ। ठीक है। यहाँ कैटेगरी जो थी वो 10 लाख से अधिक थी, 10 लाख प्लस। तो यहाँ प्रथम स्थान पर था गुजरात का अहमदाबाद, यहाँ था मध्य प्रदेश का भोपाल और यहाँ क्या था? उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो सी है इसका आंसर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले मोर देन 10 लाख सिटीज़ में प्रथम स्थान अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ और यही आंसर है। 77वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को। सी है इसका आंसर। देखिए गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में यह अवार्ड दिया गया। 78वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण से हो गए अब सारे के सारे प्रश्न, 7-8 प्रश्न जितने भी निकले उन्हीं से बन जाएगा। वो 2 फोटो जो इमेजेस हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ है उसमें। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1974 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। भारतीय संविधान में शामिल 24 भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। जरा ध्यान से पढ़िएगा एक एक वर्ड को। देखिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है वो तो ज्ञानपीठ है, उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ना कि 74 में। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और भारतीय संविधान में 24 भाषाएं थोड़ी है, भारतीय संविधान में तो 22 भाषाएं शामिल है ना, यही गलत हो गया अगर अब किसी ने संविधान पढ़ा होगा तो। ठीक है, 22 भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो यहाँ 22 की वजह से गलत है, यहाँ 1954 नहीं है। तो असत्य ही बताना है तो दोनों के दोनों असत्य हैं, सी लगा दीजिए फिर। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है। और भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है, तभी तो 22 + 2 24 हो गई। ऐसा नहीं है कि 24 के अलावा, 22 के अलावा। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। दोनों गलत हैं ऊपर के। 79 नंबर का प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है?
शहीदों के परिवार के पुनर्वास का वर्ष, सुधारों का वर्ष, शांति का वर्ष या आत्मनिर्भरता का वर्ष? आत्मनिर्भरता का वर्ष। उत्तर नहीं बताया हूँ, दोहराया हूँ। देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। बी है इसका आंसर भाई, ए मत लगा दीजिएगा। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रक्षा क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। यह पहल रक्षा खरीद, संचालन और प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने पर केंद्रित है। अब आ जाइए 80वां प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत सरकार का वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा बजट कितना है? या केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है? तो इसका उत्तर है 6.8, ठीक है, 6.81 लाख करोड़, यानी 6,81,000 लाख करोड़, ठीक है। और 24-25 में कितना था? 6.22 लाख करोड़ रुपए था। बी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा के लिए जो बजट है वो है 6.81 लाख करोड़ रुपए, यानी एग्जैक्ट नंबर है 6,81,219 करोड़ रुपए, और यह केंद्रीय बजट का 13.45% है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में यह 6.22 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। 1 भी तो है ना यहाँ पर। चलिए, तो ये 30 प्रश्न यानी 80 तक कवर हो गए हैं। 20 और करके 100 हो जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये, ठीक है। हर तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे 2-2, 3-3 व 4 बार प्रश्न बनाया है, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आ जाए तो याद तो रहे कम से कम। और ज़रूरत के हिसाब से इमेज भी एडेड है, ताकि आपकी मस्तिष्क की स्मृति में लंबे समय तक याद रहे। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। PDF फॉर्मेट में मिलेगा टेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।